Hello everyone, this is your revision video of history for annual examination. Now our next topic is Orientalist. इनिशियली जो व्यूज़ थे प्रोमिनेंट ओरिएंटलिस्ट के, जैसे कि विलियम जॉन्स, वो इंडियन एजुकेशन को डोमिनेट करना चाहते थे। विलियम जॉन्स आए थे कैलकाटा में 1783 को। वो सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज थे, जो कोर्ट एस्टेब्लिश किया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। जॉन्स लिंग्विस्ट थे। लिंग्विस्ट मतलब जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है, उसे कहा जाता है लिंग्विस्ट। तो उन्हें ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, इंग्लिश, अरेबिक, पर्शियन, ये सारी लैंग्वेजेस वो जानते थे। कैलकाटा में उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज सीखना स्टार्ट किया, उसकी ग्रामर, पोइट्री, पंडित्स से। वो चाहते थे कि एंशंट कल्चर जो था इंडिया को, उसे वो फिर से डिस्कवर करे, और उन्होंने एंशंट इंडियन टेक्स्ट को पढ़ना स्टार्ट किया। लॉज, फिलोसॉफी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मॉरलिटी, अर्थमेटिक, मेडिसिन एंड अदर साइंसेस। वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स, जिनका नेम था हेनरी थॉमस कॉलब्रुक एंड नैथानियल हेलहेड, ये लोग भी सिमिलर एक्टिविटीज़ में एंगेज थे। ये लोग भी इंडियन कल्चर को पढ़ना चाहते थे, पढ़ रहे थे। उनके मन में एंशिएंट कल्चर्स और इंडिया के और वेस्ट के दोनों साइड के कल्चर्स को लेकर डीप रिस्पेक्ट थी। उनका व्यू था कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो अपनी पास्ट ग्लोरी को खोता जा रहा है, तो वो उसे रीडिस्कवर करना चाहते थे। जितने भी एंशिएंट सेक्रेट्स थे, लीगल टेक्स्ट थे, जो रियल आइडियाज़ वो समझना चाहते थे, लॉज को, जो फ्यूचर डेवलपमेंट है इंडिया का, वो उनका ऐसा मानना था कि जो फ्यूचर डेवलपमेंट है इंडिया का, वो किस पे बेस्ड है, पास्ट पर। सो वो एंशिएंट इंडियन कल्चर और वहाँ के सिविलाइजेशन को पढ़ना चाहते थे। जॉन्स, कॉलब्रुक एंड हेलहेड सब साथ में मिले और इन्होंने एक एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में 1784 में सेटअप की। वहाँ पर उन्होंने कलेक्ट किया एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स, उनके मीनिंग समझे, उन्हें ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। उन्होंने एक जर्नल स्टार्ट किया जिसका नाम था एशियाटिक रिसर्चेस, जहाँ पर उन्होंने अपने फाइंडिंग्स को पब्लिश किया। जो इतना भी उन्होंने फाइंड आउट किया था, जितनी भी रिसर्च की थी, वो उन्हें उसमें पब्लिश किए। उनका मानना था कि इसकी वजह से इंडियंस और ब्रिटिशर्स दोनों को बेनिफिट होगा। इंडियन अपनी ग्लोरियस पास्ट को रीडिस्कवर कर पाएगा और ब्रिटिश इंडियन कल्चर को सीख पाएंगे और इंडियन कल्चर के कस्टडियन बन पाएंगे। लेकिन बहुत सारे जो कंपनी ऑफिसर्स थे, उनका मानना था कि ब्रिटिशर्स को फोर्स नहीं करना चाहिए कि जो वेस्टर्न लर्निंग है वो इंडिया को समझाई जाए और उन्हें उसकी वैल्यू सिखाई जाए। उनका प्रपोजल था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है इस्टेब्लिश किए गए हैं, वो सिर्फ एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट को प्रमोट करते हैं और उन्हें संस्कृत या पर्शियन लिटरेचर या पोइट्री में ही सिखाना चाहिए। उनका ऐसा मानना था, या वो लोग ऐसा फील करते थे कि इसकी वजह से ब्रिटिशर्स इंडियंस को रिस्पेक्ट देंगे। उनका यही एम था माइंड में। सो वैरन हेसिंग, जो कि गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उन्होंने मदरसा फाउंड किया, कैलकाटा में बनाया 1781 में, जिससे कि वो अरेबिक और पर्शियन इस्लामिक लॉ की स्टडी को प्रमोट कर सके। 1791 में जोनाथन डंकन, जो कि बाद में गवर्नर बने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के, उन्होंने इस्टेब्लिश किया संस्कृत कॉलेज बनारस में, ताकि वो एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट को पढ़ा सके। ओके, नाउ एंग्लिसिस्ट। लेकिन कुछ चेंज आए जब इंडियन एजुकेशन के स्फीयर में चार्टर एक्ट आया 1813 में। इस चार्टर में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्सेप्ट किया रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन की इंडियन पीपल, मीन्स इंडियन पीपल की जो एजुकेशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे दी गई, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और उन्हें एलोकेट किए 1 लाख रुपीज़ ईच ईयर, जिससे कि वो लिटरेचर को इम्प्रूव कर सके और साइंस का इंट्रोडक्शन कर सके और उसे प्रमोट करे कि लोगों को साइंस का नॉलेज होना चाहिए। चार्टर लेड टू अ हीटेड डिबेट बिटवीन ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट। अब इस चार्टर की वजह से जो ओरिएंटलिस्ट थे और जो एंग्लिसिस्ट थे, उन लोगों के बीच में डिबेट हुई, जिससे कि ये स्पेसिफाई नहीं हो पाया कि लिटरेचर कैसे इम्प्रूव किए जाए और पढ़ाने का मीडियम कौन सा होगा, हिंदी में पढ़ाया जाए, इंग्लिश में पढ़ाया जाए, अरेबिक में पढ़ाया जाए, या दूसरी और कोई सी लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाए। एंग्लिसिस्ट जो थे वो अपोज करते थे अरेबिक और संस्कृत लैंग्वेज और लिटरेचर को, जो कि ओरिएंटलिस्ट जिसे प्रमोट कर रहे थे, वही चीज़ एंग्लिसिस्ट अपोज कर रहे थे, क्योंकि वो लोग ऐसा फील करते थे कि जो नॉलेज है ईस्ट का,
वो फुल ऑफ इनएक्यूरेसीज और अनसाइंटिफिक थॉट्स है। मीन्स इंडियन लोग जो है वो अनसाइंटिफिक है और उनके पास कोई एक्यूरेसीज नहीं है। उनके जो लिटरेचर है वो शैलो है और नॉन सीरियस है। सो वो स्ट्रेस कर रहे थे कि उन्हें नीड है कि उनमें वेस्टर्न लिटरेचर का इंट्रोडक्शन किया जाए इंडियन पीपल के बीच में। वो चाहते थे कि उन्हें मेंटेन किया जाए कि साइंस जो है वो पढ़ाना चाहिए और वो भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहिए बजाय संस्कृत या अरेबिक या और कोई लैंग्वेजेस में। सो जेम्स मिल जो थे, जो कि एक प्रोमिनेंट रिप्रेजेंटेटिव थे एंग्लिसिस्ट के, उन्होंने प्रपोज किया कि इंडियंस को साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांसमेंट जो है वेस्ट के वो पढ़ाए जाने चाहिए बजाय पोइट्री या सेक्रेट लिटरेचर के। 1823 में एक जनरल कमेटी बनी पब्लिक इंस्ट्रक्शन की, जो इसमें अपॉइंट की गई, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन अपॉइंट की गई और उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उन्हें 1 लाख रुपीज़ दिए एजुकेशन के लिए। लॉर्ड मकोले जो कि एक आउटस्पोकन रिप्रेजेंटेटिव एंग्लिसिस्ट स्कूल के, ये एक एंग्लिसिस्ट थे लॉर्ड मकोले, जो कि प्रेसिडेंट थे उस कमेटी के। In the capacity of President of General Committee of Public Instruction, Lord Macaulay wrote a minute on Indian education on 2nd Feb 1835, through which he stressed on the need to implement English language as a medium of instruction in British India. ये जो लॉर्ड मकोले थे ये एंग्लिसिस्ट स्कूल के एक आउटस्पोकन रिप्रेजेंटेटिव थे, जो कि उस कमेटी के प्रेसिडेंट भी थे। उनका ऐसा मानना था कि इंडियन एजुकेशन जो है उसको इम्प्लीमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जो मीडियम होगा पढ़ाने का वो इंग्लिश होगा। उन्होंने इंडिया को एक अनसिविलाइज्ड कंट्री बताया और उनका मानना था कि इंडिया को सिविलाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर के थ्रू ही किया जा सकता है। उनको ऐसा फील होता था कि जो टीचिंग है इंग्लिश की उसी से इंडियन सिविलाइज हो पाएंगे और जो वेस्टर्न साइंस के बेस्ट लिटरेचर है वो उन्हें पढ़ाए जाएंगे, जिससे कि उनका टेस्ट, उनके वैल्यू, उनके कल्चर में चेंजेस आए। उनका जो आइडिया था लर्नड नेटिव का वो था कि फैमिलियर हो वो पोइट्री ऑफ मिल्टन से, जो कि मेटाफिजिक्स ऑफ लॉके एंड फिजिक्स ऑफ न्यूटन, जितने भी ये थे फिजिक्स ऑफ न्यूटन या मेटाफिजिक्स ऑफ लॉके, ये सब से वो लोग फैमिलियर हो। तो उन्होंने ओरिएंटल लिटरेचर को क्रिटिसाइज़ किया अपने माइन्यूट में और मकोले ने लिखा कि एक सिंगल शेल्फ जो है वो गुड यूरोपियन लाइब्रेरी की वो पूरे इंडियन लिटरेचर से ज़्यादा बेटर है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आइडियाज़ ऑफ नेशनल एजुकेशन। ड्यूरिंग अर्ली 19th सेंचुरी जब बहुत सारे इंडियन थिंकर्स थे, उन लोगों की डिमांड थी कि ब्रिटिश टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑफ द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया एंड ओपन मोर स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। देयर वर अदर्स लाइक टैगोर एंड सतीश चंद्र मुखर्जी हु अपोज सच अ मूव। 19th सेंचुरी में बहुत सारे जो इंडियन थिंकर्स थे उनकी डिमांड थी कि ब्रिटिशर्स को और ज़्यादा एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करना चाहिए ताकि वो वेस्टर्न एजुकेशन को और फैला सके इंडिया में, और ज़्यादा स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ वो लोग ओपन करें। लेकिन और भी इंडियन थिंकर्स थे जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर थे, सतीश चंद्र मुखर्जी थे, वो लोग इसको अपोज कर रहे थे। उन्होंने स्ट्रांगली वॉइस उठाई कि जो नेशनल सिस्टम है एजुकेशन का वो लोग इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए, लेकिन उनका मीडियम अपनी मदर टंग होनी चाहिए। ज़रूर नहीं कि उन्हें इंग्लिश में ही पढ़ाया जाए, उन्हें अपनी मदर टंग में पढ़ाया जाना चाहिए, जिसकी वजह से उनका इंडियन लिटरेचर डेवलप हो पाएगा। बहुत सारे जो थिंकर्स थे उनका ऐसा मानना था कि जो कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम है वो एंटी इंडियन है। मीन जो कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम वो लोग लेके आए कि इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ाना है, तो वो एंटी इंडियन मीन्स इंडियंस के खिलाफ है और वो फेल हो रहे हैं कि वो नीड्स और जो डिज़ायर है नेशन की उसे फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। जो यूरोपियन ब्यूरोक्रेट्स थे determined educational policies of India and implemented them. Indian languages were also being neglected in the system that taught through medium of English language. उसमें इंडियन लैंग्वेजेस को भी नेगलेक्ट किया जा रहा था क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा रहे थे और इंग्लिश जो थी वो इंडिया की लैंग्वेज नहीं थी। So need was felt to have a national system of education that would spread learning of Indian traditions and culture along with modern development, science and technology in all national languages. तो उनका ऐसा मानना था कि जो नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसकी नीड क्या है कि लोगों को जो इंडियंस हैं उन्हें इंडियन ट्रेडिशन और कल्चर भी पढ़ाया जाना चाहिए और साथ साथ जो मॉडर्न डेवलपमेंट से साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं वो भी पढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन अपनी नेशनल लैंग्वेज में, ना कि इंग्लिश में।
इसके लिए टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, उन्होंने 1901 में ग्रेट एजुकेशन सेंटर स्टार्ट किया, जिसका नाम था ब्रह्मोदय विद्यालय शांति निकेतन में। और मुखर्जी ने स्टार्ट किया डॉन सोसाइटी 1902 में। 1906 में टैगोर और सतीश चंद्र मुखर्जी ने एक पाइवोटल रोल प्ले किया कि उन्होंने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनाया, जिससे कि एजुकेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियन, जो कि एजुकेशन है वो इंडियंस के कंट्रोल में आ जाए। इंस्टीट्यूशंस लाइक बंगाल नेशनल कॉलेज एंड स्कूल, काशी विद्यापीठ, कांगड़ा गुरुकुल, जामिया मिलिया इस्लामिया, ये सारे फाउंडेशंस बने ताकि वो नेशनल एजुकेशन को प्रमोट कर सके। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन कब हुआ और कैसे हुआ? जो A.O. ह्यूम थे, इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया कि वो लोग डिफरेंट रीजन्स जो थे इंडिया के, अलग अलग जगहों से उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और एक नेशनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसको नाम दिया उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1880 में there was an increasing need being felt for a political organization of educated people that would bring representatives from all over India to a common platform and form a strong public opinion against the unjust policies of British government. 1880 में एक इंक्रीजिंग डिमांड थी कि जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए एजुकेटेड लोगों की, जो कि रिप्रेजेंटेटिव बने इंडिया के, एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे, वो एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन बनाना चाहते थे। किसके अगेंस्ट? जो अनजस्ट पॉलिसीज थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उसके अगेंस्ट। फाइनली इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई दिसंबर 1885 में, जिसमें 72 डेलीगेट्स थे ऑल ओवर द कंट्री से, जो लोग बॉम्बे में मिले। WC बनर्जी इलेक्ट किए गए फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के। दादा भाई नौरोजी ने यंगर नेशनलिस्ट को गाइड किया। अदर एमिनेंट लीडर्स भी थे, जैसे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, रमेश चंद्र दत्त और एस सुब्रमण्यम अय्यर। मोस्टली जो लीडर्स थे INC के, वो बॉम्बे से थे और कैलकाटा से थे। बर्थ हुआ INC का, जो कि एक फाइनल बूस्ट था ग्रोथ ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस अमंग द इंडियंस। इट बिकेम अ पॉपुलर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। जल्दी ही वो एक पॉपुलर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गई इंडिया की। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ 1922 to 29। कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए 1922 से लेकर 1929 तक? बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए INC में भी, जब गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद किया February 1922 में। मैनी कांग्रेस वर्कर्स बिगेन सोशल वर्क इन रूरल एरियाज़। बहुत सारे जो कांग्रेस वर्कर्स थे, उन लोगों ने सोशल वर्क किए रूरल एरियाज़ में, उन लोगों ने एफर्ट्स लगाए। दे पुट इन माइंड 1920s पेड ऑफ एंड पार्टी मैनेज टू गैदर ह्यूज सपोर्ट फ्रॉम द मैसेज इन इनिशिएटिंग गांधीज नेक्स्ट कैंपेन अगेंस्ट ब्रिटिश इन 1930। कुछ लीडर्स थे जैसे कि चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने पार्टी को एडवोकेट किया should focus on contesting and winning more seats in forthcoming elections to the legislative councils as this would help them to influence government policies। उन लोगों ने फोकस किया कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेस्टेंट्स वो लोग लेकर आए, ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स वो लोग जीतते लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो इलेक्शंस आने वाले थे उसमें, जिसकी वजह से वो लोग गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस कर सके, उनमें कुछ चेंजेस ला सके। 2 अदर इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनी उस टाइम पीरियड पे, एक थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और एक थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंग्लैंड अपॉइंटेड अ कमीशन ऑफ 7 ब्रिटिश पार्लियामेंट्रियंस टू डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया। 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन अपॉइंट किया जिसमें 7 ब्रिटिश पार्लियामेंट्स थे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कौन कौन से लेकर आने हैं इंडिया में उसके ऊपर डिस्कशंस कर सके। उसको नाम दिया गया साइमन कमीशन और उसे हेड कर रहे थे लॉर्ड साइमन। जो कंपोजिशन था कमीशन का, इसे हाईली क्रिटिसाइज किया गया इंडिया में, क्योंकि इसमें एक भी रिप्रेजेंटेटिव इंडिया का नहीं था। सारे पार्लियामेंट्री जो बनाए उन्होंने वो ब्रिटिशर्स ही थे। तो जितने भी पॉलिटिकल ग्रुप्स थे इंडिया के, उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो इसे बाइकआउट करेंगे। उनके अराइवल पर इंडिया में जब वो 1928 में आए तो साइमन कमीशन को ग्रीट किया गया स्लोगन से कि साइमन गो बैक, इस टाइप के नारे लगाए गए और ब्लैक फ्लैग्स दिखाए गए उन्हें। जो प्रोसेशंस निकाले गए पूरे इंडिया में जिससे कि वो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सके। वन सच प्रोसेशन में
नेशनलिस्ट लीडर जो थे लाला लाजपत राय, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर के ऑर्डर पर। सॉन्डर्स में लाला लाजपत राय को सीवियर हेड इंजरीज आई, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई नवंबर 1928 में। उनकी डेथ की वजह से जो मेंबर थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के, वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को बनाया था रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट भगत सिंह ने और उनके कॉमरेड्स ने। कॉमरेड्स मीन्स जो फेलो मेंबर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उन लोगों ने फाइट किया कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट। HSRA also aimed to bring a revolution of workers and peasants to defeat the rich classes and that exploited them। ये जो एसोसिएशन बनाया था, इसका एम ये भी था कि वो लोग वर्कर्स और पीजेंट्स में की लाइफ में भी रिवॉल्यूशन लाना चाहते थे, क्योंकि जो रिच क्लासेस लोग थे वो लोग उन्हें एक्सप्लॉइट करते थे। रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट वो लोग नॉन वायलेंस में बिलीव नहीं करते थे, जो कि गांधी जी एडवोकेट करते थे। गांधी जी का कहना था कि नॉन वायलेंस ही होना चाहिए, किसी भी तरह की वायलेंस ही नहीं दिखानी है। लेकिन जो ये रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे जैसे कि भगत सिंह है, वो लोग नॉन वायलेंस में बिलीव नहीं करते थे। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और उनके जो कॉमरेड थे BK दत्त, उन लोगों ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि दिल्ली में थी वहाँ पर बॉम्ब थ्रू करे, जो कि 2 बिल पास किए थे जो कि अनफेवरेबल थे इंडियन के, उसके खिलाफ उन लोगों ने ऐसा किया। उन्होंने दे ऑल्सो थ्रू कॉपीज ऑफ अ लिफलेट इन असेंबली हॉल दैट एक्सप्लेन दैट देयर एम वाज नॉट टू किल बट टू मेक द डफ हियर। उन्होंने लिफलेट्स भी थ्रो किए असेंबली में, जिसमें लिखा हुआ था कि उनका एम किसी को भी मारना नहीं है, वो सिर्फ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी बात नहीं सुन रही है वो सुनाना चाहते हैं। भगत सिंह और BK दत्त को अरेस्ट किया गया, उन्हें ट्रायल कोर्ट में भेज दिया गया। जो लिफलेट्स थी वो साइंड ऑफ की गई और उसमें स्लोगन लिखा हुआ था इंकलाब जिंदाबाद, जिसका मीनिंग था लॉन्ग लिव द रिवॉल्यूशन, मीन्स ये रिवॉल्यूशन चलता ही रहेगा। भगत सिंह वॉज ट्राइड एंड एक्सिक्यूटेड ऑन 23 मार्च 1931 एट द एज ऑफ 23। भगत सिंह को फांसी दे दी गई 23 मार्च 1931 में, जब उनकी एज सिर्फ 23 थी। इस डिकेड को क्लोज होने के बाद जो एनुअल सेशन था कांग्रेस का, वो हुआ लाहौर में 31 दिसंबर 1929 को, जिनके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल हो गई कि वो जो डिमांड थी इंडियन स्टेटस को लेके वो उनसे ग्रांट नहीं कर पाए, और INC ने नाउ रिजॉल्व किया, उन लोगों ने फाइट किया पूर्ण स्वराज के लिए, मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ट्राई कलर को अडॉप्ट किया गया एज ए नेशनल फ्लैग। कॉन्सिक्वेंटली 26 जनवरी 1930 जो था उसे पूर्ण स्वराज डे माना गया, और या कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे ऑल ओवर द कंट्री। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। 8 अगस्त 1942 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तब जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी थी उसकी मीटिंग हुई बॉम्बे में, जिसमें एक रिजोल्यूशन पास किया गया इमीडिएट विड्रॉल ऑफ ब्रिटिश पावर फ्रॉम इंडिया। इंडिया में से ब्रिटिश पावर को इमीडिएटली विड्रॉ करना है, मीन्स उन्हें हटाना है। सो इट वॉज डिसाइडेड टू स्टार्ट अ नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल ऑन अ बिग स्केल फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस। एक नॉन वायलेंट मूवमेंट स्टार्ट किया गया बिग स्केल पर, जिसमें कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलानी ही है। इस स्ट्रगल को नाम दिया गया क्विट इंडिया मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बाद में ये थर्ड ग्रेट मास स्ट्रगल था, जिसके लिए वो इंडिया में फ्रीडम फाइट कर रहे थे, जो कि स्टार्ट हुई थी 1942 में। गांधी जी ने इसमें मंत्र दिया डू और डाई का, कि या तो आप लोग फ्री हो जाए या आप लोग मर जाओ। ओके, नाउ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर BR अम्बेडकर। इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इनके सुपरविजन में ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनलाइज किया गया था। उन्होंने अपने स्पीच में डॉक्टर अम्बेडकर ने पॉइंट आउट किया कि जो कंसर्न है वाइड स्प्रेड सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को लेकर लोगों के अंदर, वो चीज़ उन्होंने पॉइंट आउट की कि कैसे सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ है लोगों के में। उन्होंने 26 जनवरी 1950 जब कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट किया गया था, वी विल एंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। उनका मानना था कि हमें कॉन्ट्रडिक्शन की लाइफ में एंटर कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में वी विल हैव अ सिस्टम ऑफ वोटिंग। पॉलिटिक्स में तो सिस्टम होता है वोटिंग का, जिसमें सभी एडल्ट पर्सन जो है उन्हें राइट है कि वो अपना वोट दे सके, और ईच इंडिविजुअल वोटर का वोट काउंट किया जाता है, तो उन्हें इक्वल वैल्यू है।
लेकिन जो सोशल और इकोनॉमिक लाइफ है उसमें बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ हैं लोगों के स्टेटस के बीच में, स्पेशली जो कि वेल्थ पर बेस्ड है कि कोई अमीर है कोई गरीब है या किसी की कास्ट ऊंची है किसी की कास्ट नीची है, इस टाइप की बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ हैं। लेकिन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है, उन्होंने इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी है, तो उन्होंने अपनी स्पीच में बेसिक प्रिंसिपल जो थे फेडरलिज्म के वो बनाए, और जो डिवीजन था लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स का बिटवीन सेंटर और स्टेट में वो उन्होंने बताया। जो टास्क था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का वो स्टार्ट हुआ इंडिपेंडेंस के बाद। जो रिकमेंडेशंस थे कैबिनेट मिशन के जो कि विजिट किया था इंडिया में 1946 में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई ताकि वो कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर सके। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसमें 300 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे प्रोविंशियल असेंबलीज और प्रिंसली स्टेट्स के। वो रिप्रेजेंटेटिव्स सभी रीजन से बिलोंग करते थे और सभी सेक्शन के थे, मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था कि ये इसी रीज़न से लेना है या इसी सेक्शन से लेना है, कोई कहीं से भी कैसा भी हो सकता है। सो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और डॉक्टर अंबेडकर जो थे BR अम्बेडकर वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। ओके।